नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। कानून क्या है? कानून नियमों और सिद्धांतों की एक प्रणाली है जिसे सामाजिक संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है ताकि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके और समाज में व्यवस्था बनाए रखी जा सके। यह नियमों का एक निकाय है जो सरकार या बाकी नियामक प्राधिकरणों के जरिए तय किया जाता है, जिसका पालन करना अनिवार्य यानी जरूरी है। लेकिन जब एक आदमी सियासी का कहरा पढ़ लेता है और सदरी तान लेता है तो वो खुद को कानून से ज्यादा बली और सिस्टम से बड़ा समझने लगता है। सत्ता की चाबी उसके पास होती है, नौकरशाह और पूरा प्रशासन उसकी जद में होता है। देश में ऐसी कई नजीरें हैं जब नेता अपराध करते हैं, कानून का शिकंजा कसने के बाद वो अपने पद को नहीं छोड़ते। इसी वजह से केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को इसके लिए संसद में 3 बिल लेकर आए। इन बिल्स में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। बिल की जरूरत क्यों है, अब वो भी समझ लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक हिरासत और जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल तो पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री भी थे। यही वजह है कि सरकार ने इन 3 अहम बिल्स को पार्लियामेंट में टेबल किया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक बिना चुनकर आने वाले नौकरशाही को मजबूत बनाएगा। नौकरशाह विधायिका की भूमिका निभाने लगेंगे। यही नहीं, यह विधेयक संसदीय लोकतंत्र के प्रतिनिधियों को कमजोर बनाने वाला है। सबसे पहले प्रतिक्रियाएं, फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर, 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं। साथियों को भी और सबको गौर से देखना चाहिए। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का पूरा फर्क मिट गया। जिस तरह से ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि आप राजनीतिक गेम का हिस्सा बन रहे हो, उसके बाद आपको क्या लगता है किसी को PMLA में फिक्टिशियस डाल दो, 30 दिन नहीं आया वो पद? तो ये एक तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां अब आपको हाउस ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। और मुझे तो लग रहा है कि गृह मंत्री जी के दिमाग में अपने भी दल के कुछ लोगों को निपटाने की योजना है। देखिए, इसमें विपक्ष को यही आशंका है कि इसमें विपक्षी मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों को परेशान किया जाएगा, उनको पद से हटाने की कोशिश होगी। एनीवे, अभी तक सुनने में आया है कि यह सिलेक्ट कमेटी को जाएगा। अभी सिलेक्ट कमेटी में देखिए क्या होता है। तो अमित शाह ने सदन के पटल पर ये 3 अहम बिल टेबल किए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल्स भेजे जाएंगे, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जिससे इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्वागत कीजिए राघवेंद्र सिंह चौहान का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही साथ मेरे साथ मोहिंद्र प्रकाश जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रविंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर सुनील कौशिक मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और विजय सर
एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके जरिए भी हम समझने की कोशिश और ये करेंगे कि आखिर ये जो पूरा मामला है कैसे आगे बढ़ रहा है और इसकी राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से मोहिंद्र जी से। मोहिंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि इस कानून को लेकर विरोध आखिर क्यों हो रहा है? इस कानून से तो और बेहतर ही है, अपराधों में लिप्त नेता, मंत्री, संतरी, सीएम, पीएम सभी इसकी जद में है, तो इसका विपक्ष इतना पुरजोर विरोध क्यों कर रहा है? आखिर इससे दिक्कत क्या है इस कानून से, जरा समझाइएगा दर्शकों को। मोहिन जी, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करिएगा सिस्टम अपना। जी बोलिए, आवाज आ रही, बताएं। आवाज आ गई सर? जी बिल्कुल आ रही, बाबुलंद आ रही सर, बताएं। हाँ जनाब, देखिए इंटेंशन बड़ी जबरदस्त होती है किसी भी काम को करने के पीछे, और खास तौर पे जब कानून बनाया जा रहा हो तो भाई इंटेंशन क्या है आपकी? अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड पे नजर डालें तो ये परेशान थे कि हम ईडी से मुकदमा करवा लेते हैं, सीबीआई से जांच शुरू करा लेते हैं, पुलिस से बंदे को अरेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन उसको पद से नहीं हटा पाते जी। अब करें क्या? ईडी का तो मामला सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टाइम फिक्स कर दिया। ईडी को डांट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब को सबूत तुम्हारे पास होते नहीं, 5-5 साल आदमियों को बंद रखते हो, तो आप क्या ठग हो? व्हाट गेम यू आर प्लेइंग? आप सरकार के हाथ में खिलौना हो क्या हो? तो उसका जवाब तो ईडी के पास था नहीं, गर्दन छुपा के नीचे चले आए। लेकिन जो उनके आका है, होम मिनिस्ट्री है, नाम बताने की जरूरत नहीं साहब, ये लोग अब नए तरीके को ढूंढ कर लाए हैं कि साहब मैं किसी तरह से उसको किसी तरह से जी बोलिए। सेकेंड बोलें सर, बोलें बोलें। हाँ जी, हाँ मैं इनको किसी तरह से अब अंदर कैसे करूं, पद से कैसे हटाऊं, जो अपनी कुत्सित राजनीति है वो कैसे खेले। तो अब ये नया तरीका ढूंढ रहा है कि साहब 30 दिन आप जेल में रहेंगे, किसी भी कारण से आप अपने पद से अपने आप ही हट जाएंगे। क्या करना चाहते हैं आप? मैं बड़ा खुश होता अगर साथ में एक कानून लाते कि राम रहीम जैसे लोगों को एक बार भी पैरोल नहीं मिलेगी जी। अगर ये कानून ऐसा लाते कि देश में अपराध करने वालों को, चाहे वो विदेश में कहीं बैठे हो, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो चौकसी हो, चाहे बिश्नोई हो, उनको उठा के ले आया जाएगा किसी भी देश में बैठे हो। अब ये कानून क्या बनाना चाहते हैं? जो अपने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, या किसी और पद पर बैठे हुए चुने राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, उन्हें हटाया जाएगा। अरे भाई, इन गुंडे बदमाशों का कुछ करोगे जो ये साधु संत के रूप में बैठकर दुनिया के साथ अत्याचार करते हैं। चलिए मोहित प्रकाश, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने अपना वक्त ले लिया 3-4 मिनट, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा इस कानून को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, तो आप नीरव मोदी, बाबा, ये वो, ठीक है। राघवेंद्र चौहान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस तरह के कानून की मांग विपक्ष एक टाइम में कर रहा था कि सख्त कानून होने चाहिए, नेता मंत्री अपराधों में लिप्त होते हैं, वो पद पर बने रहते हैं, काम करते रहते हैं, जनता के साथ धोखा है। लेकिन अब जब सरकार उस बिल को लेकर आई है, जब प्रावधान लेकर आई है कि 30 दिन से ज्यादा अगर आप हिरासत में रहे तो 31वें दिन आप अपने पद से हट जाएंगे, सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़ा गया, बाकी प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, हर कोई इस कानून की जद में है। तो ये तो संविधान की, देश की बेहतरी के लिए, लेकिन यहां भी सिर्फ विरोध करना है, क्योंकि विरोध तो करना ही है, क्योंकि बीजेपी कर रही है। चौहान साहब, देखिए ऐसा है कि ये लोग कभी भी देश हित की बात और देश हित को सर्वोपरि नहीं मानते। ये उसमें खामियां ढूंढते हैं, खामियां ढूंढते ढूंढते, कमियों को गिनाते गिनाते इन्होंने पूरे संविधान की ऐसी की तैसी करके रख दी। और संविधान को जेब में रखकर घूमने वाले लोग
संविधान का कितना आदर करते हैं आपने बीते दिनों में देख लिया और आप जानते हैं। जी देखिए, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो कोई हो, नेता हो, अभिनेता हो, या कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति ना हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तित्व ने इस बात को कभी नकारा नहीं है कि जो भी व्यक्तित्व का धनी होगा और अपनी व्यवस्था को, देश की मान सम्मान की व्यवस्था का आकलन सही रूप से करेगा, वो तो एक देश का स्वाभिमानी नागरिक है। और अगर उसने अपने स्वाभिमान को और देश के स्वाभिमान को ठोकर लगाते हुए कोई भी इस तरीके का कुकृत्य किया तो वो दंड का भागी होगा, क्योंकि वो कोई भी कितना भी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति क्यों ना हो जी। इसमें पेट में दर्द क्यों उठ रहा है, क्यों ऐसा दर्द पैदा कर रहे हैं, क्यों इनको दर्द होता है? ये देश के संविधान की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए आपने अक्सर कर देखा होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, कोई भी व्यक्ति विदेश से आता है यहाँ पर तो वो कहता है अमुक देश में ऐसा कानून है कि वहां आपने सड़क पर थूका तो ये हो जाएगा, इस तरीके के कृत्य किए तो ये हो जाएगा। हमारे यहाँ तो इतना सब होने के बावजूद भी, ईडी सीबीआई पीछे लगे के रखने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते, कुछ हो नहीं पाता। उसका कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जेल में जाने का बाद भी पद छोड़ने के आमादा नहीं होते और पद पर बैठे रहते हुए कुकृत्य भी करते हैं, जेल भी जाते हैं, वापस ठीक है। पॉइंट टेकन चौहान साहब पॉइंट टेकन। मैं रविंद्र सिंह जी के पास जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। रविंद्र सिंह जी, आप यू आर अ जेन्युइन डिबेटर। मैं बहुत दिन से आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल वैसा दीजिएगा जैसा मैं पूछ रहा हूं। सिंह साहब, सरकार जिस बिल को टेबल करने के लिए आज पूरा ये रसाकशी हुई, जेपीसी को भेजने का पूरा मामला चल रहा है, मैं जानना चाहता हूं बीइंग अ जेन्युइन डिबेटर, इस कानून में आपको क्या खामियां दिख रही हैं और क्या इससे देश का नुकसान है? रविंद्र सिंह जी, अगर कानून की बात करें तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 2 साल की सजा पाए हुए व्यक्ति का जो जन प्रतिनिधित्व का अधिकार है वो चला जाएगा। इन दोनों के खिलाफ है। और भारत का जो कानून की मूल भावना है वो कहती है कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसको सजा ना सुना दिया जाए। मतलब अब मुलजिम और मुजरिम का फर्क, अंतर खत्म हो जाएगा जी इस कानून के आ जाने से। अब आती है भारतीय जनता पार्टी की बात। ये 3 जगह उल्लंघन कर रहे हैं जो हमारे स्थापित कानून है। अब एक ऐसी पार्टी जिसका मूल ही राष्ट्र विरोध रहा हो, संविधान विरोध रहा हो, तिरंगा विरोध रहा हो, सामाजिक सौहार्द विरोध रहा हो, उससे हम इससे ज्यादा अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं? पीएम सीएम और मंत्री को जो हटाने के लिए ये कानून लेके आए हैं, उसका 5 मकसद मेरे यही समझ में आता है। बताएं। पहला तो बिहार चुनाव को प्रभावित करना। दूसरा, भाजपा की दोनों वैशाखी चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को धमकी देना कि भविष्य में ऐसी हरकत मत करिएगा। तीसरा, विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करना। चौथा, भविष्य में होने वाले जो बदलाव हैं उसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करना। 5वां और आखिरी, जिसमें कि बीजेपी के अंदर जो बगावत हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों नेताओं के खिलाफ, उस पर रोक लगाना। इस मकसद से इस 5 मकसद से इस कानून को लाया गया है जो हमारे स्थापित कानूनों का उल्लंघन करता है। इसीलिए जनप्रतिनिधि अधिनियम बना था, इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था। तो आप किसी को अभी कल को हम अमित जी के ऊपर आरोप लगा दे कि आपने कोई हीनियस ऑफेंस का लगा दे, आपने डकैती किया या आपने अपहरण कर लिया, तो आप आरोपी थोड़ी हो जाएंगे। ऐसे 1000 मामले हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया और कोर्ट ने नकार दिया उसको। बहुत सारे पत्रकारों पे लगाया, फेयर इनफ नकार दिया। ठीक है सिंह साहब, पॉइंट टेकन। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इससे पहले कि मैं विजय सर के पास जाऊं, सुनील जी मुझे एक बात बताइए, इस कानून के जो प्रावधान हैं वो कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियों के लिए एक जैसे हैं।
जो ड्रॉबैक कांग्रेस के लिए वही ड्रॉबैक बीजेपी के लिए, वही समाजवादी पार्टी के लिए, वही आम आदमी पार्टी के लिए। सिर्फ तो ये विधवा विलाप, ये हो हल्ला, सदन की कार्रवाई ना चलने देना, आपको भी क्या ये प्रारूप पसंद आ रहा है? क्या आपको लगता है इट्स अ जेन्युइन थिंग कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और ये दिस शुड नॉट बी अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? आपको भी ये लगता है डॉक्टर सुनील? देखो अमित जी, अभी कानून पास तो हुआ नहीं। कानून का एक प्रारूप संसद में रखा गया है जी। और कल ही सरकार ने बता दिया था कि इस कानून को जेपीसी के पास भेजा जाएगा। कोई भी कानून में ऐसा लगता है जो असंवैधानिक है, जेपीसी में राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि होंगे वो उसमें आपत्ति दर्ज कराएंगे और अपना सुझाव देंगे और पूरा देश उसको देखेगा भी और सुनेगा भी जी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आज संसद में हल्ला करने की आवश्यकता थी। राइट। क्योंकि पहले ही घोषणा हो गई थी कि जेपीसी के पास जाना है, तो जेपीसी के पास जाने का मतलब विपक्ष समझता है कि जेपीसी के जाने का मतलब क्या हाँ, आमूल चूल परिवर्तन, काट छाट, कुछ ऐड होना, कुछ माइनस करना, ये प्रक्रिया। राइट। जिन बिंदुओं पर आपत्ति होगी सरकार के समक्ष वो रखे जाएंगे। अभी तो कोई केवल हम एक लाइन पढ़ रहे हैं ना बस इस समय कि 30 दिन तक जेल रह लेगा, 30 दिन से अधिक जेल रह लेगा। दूसरा सबसे बड़ी लाइन है 5 साल है उससे अधिक का सजा का प्रावधान है। ये दो चीजें समझ में आ रही हैं पूरे देश की जी। इसके अलावा अंदर इसमें क्या प्रारूप है अभी न तो देश की जनता के सामने है और न विपक्ष अभी बता पा रहा है और न मुझे लगता है कि बहुत बारीकी से न हमने पढ़ा है अभी कानून और न किसी ने पढ़ा हो। लेकिन इन दो बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपराधियों के खिलाफ संविधान में जो व्यवस्था है, हर एक नागरिक, जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हर एक व्यक्ति जब तक सजा नहीं पा लेता तब तक वो अपराधी नहीं होता। वो सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होना चाहिए, वो हम पे भी लागू होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए। लेकिन क्या सरकारी कर्मचारी जेल में जाते ही क्या उस पर यह प्रावधान लागू हो तो नहीं होता? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति का मतलब क्या है। जिस लोकतंत्र की आप दुहाई देते हैं, एक लोकतंत्र में ऐसे मूल्य स्थापित करने का काम राजनीतिक दलों के नेताओं का है। फिर अपराधियों में, जनता में और नेताओं में अंतर क्या रहा? यदि कोई किसी बड़े व्यक्ति पर जो संवैधानिक पद पर है, यदि उस पर आरोप लगते हैं और 29 दिन रह लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिन रह लिया तो निश्चित तौर से उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वो उस मोटा मामला समझ में आ गया कि आप किस ओर इशारा कर रहे हैं। विजय नारायण सिंह जी भी मेरे साथ स्टूडियो में, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। विजय सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सत्ता की मलाई खा रहे नेताओं में थोड़ी सी खलबली तो जरूर मची है, पसीना आना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो कानून है अगर किसी को फायदा पहुंचा रहा है तो किसी को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाएगा। अरविंद केजरीवाल इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। सेंथिल का एग्जाम्पल मैंने अपने शो के इंट्रो में दिया है। आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल भेजा गया है, वहां से क्या चीजें निकल कर आएंगी, छन कर आएंगी अकॉर्डिंग टू यू विजय सर? अब देखिए, एक्ट में क्या क्या है उसका डिटेल तो मैंने भी नहीं पढ़ा है। अभी वो जो एक लाइन की बात आज सामने आई है, ये मुझे लगता है कि सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी को ध्यान में रख के एक लाइन का ये संशोधन ले आया गया है कि आगे भविष्य में कोई ऐसा ना करे। लेकिन इससे मकसद क्या हल होना है आपका? उसमें अभी जो मैंने पढ़ा, जो 2-4 लाइनें सामने आई हैं, उसमें यह है कि जब आप हिरासत से बरी हो जाएं या रिहा हो जाएं तो आप अपने पद पर फिर जाए, दोबारा आप रिटेन कर सकते हैं, पावर सब कुछ। तो इसमें आपकी मंशा क्या है ये नहीं समझ में आ रही है। भाई सीधी सी बात है कि जब रिहा होके अपने पद पर फिर से आ सकते हैं तो आपकी मंशा क्या है? अगर किसी को चुनाव लड़ने से रोकना है, उसके लिए आपके पास पहले से कानून है कि जिसको 2 साल की सजा हो जाएगी उसको चुनाव लड़ने पर, उस पर उसमें लालू यादव और ऐसे कई लोग हैं। दूसरी बात कि विपक्ष की एक आशंका मुझे थोड़ी समझ में आती है जी, कि पिछले दिनों, पिछले 7-8-10 साल में जिस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ किया गया है जी, तो उनके अंदर इस कानून का एक भय स्वाभाविक है जी। वो कहीं ना कहीं से उनकी आशंका बनी हुई है कि जिन जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं जी, इस कानून के जरिए उनको अस्थिर किया जा सकता है और इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, अभी ताजी घटना अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव है जी। अब इस मामले में खबर ये भी आ रही थी कि कल तक तो कल शाम तक ये खबर आई कि
चंद्रबाबू नायडू जी, जगन मोहन रेड्डी और रेवंत रेड्डी, तो खैर रेवंत रेड्डी तो मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन के साथ हैं कांग्रेस के, हो सकता है कि वो लोग उनका बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन कर दें इंडिया के उम्मीदवार का। खैर ये अनुमान की बातें हैं, हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। लेकिन इससे हल क्या निकलेगा ये अभी तक समझ में नहीं आया। मेरा एक सुझाव या आप कह सकते हैं कि मेरी एक राय है जी कि चुनाव से और मंत्रिमंडल से या किसी भी पद या इस तरह के कुर्सी से अपराधियों को बाहर रखने के लिए, स्थायी रूप से बाहर रखने के लिए कोई संशोधन, कोई कानून लाया गया होता तो मुझे लगता है कि कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होती। अभी जितने 543 सांसद हैं उनमें से करीब 251 ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ आपराधिक कोई ना कोई आपराधिक केस है। उसमें से करीब 95 बीजेपी में हैं और ऐसे ही सपा में भी हैं और आपके कांग्रेस में भी हैं, सभी दलों में हैं। इन्हीं में से कुछ लोग मंत्री भी बन जाएंगे। तो आप किसके लिए ये लाना चाह रहे हैं, किसके लिए आप कर रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा है। सवाल ले लेते हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ पत्रकार विजय नारायण सिंह जी पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है इस कानून को लाने में, क्योंकि सभी दलों में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले विधायक और सांसद और पार्षद और नेता हैं। ऐसे में ये कानून कितना कारगर होगा? हाँ, पुराने कानून में ये प्रावधान नहीं थे कि आप मुख्यमंत्री को, कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर को और सीएम को और पीएम को आप पद से नहीं हटा सकते 30 दिन से ज़्यादा भी हिरासत में रहने के बाद। अब इस चीज़ को आप जोड़ रहे हैं, इससे क्या हल निकल जाएगा? कौन सी मंशा पूर्ति हो जाएगी? और क्या भविष्य में ये कानून बीजेपी को लग रहा है कि बहुत प्रभावी होगा? ज़रा समझाइए, मेरे गेस्ट का सवाल है ये। चौहान साहब। वरिष्ठ पत्रकार और पुराने पत्रकार, देखिए ऐसा है, अब उनको क्या समझाने की हमें जरूरत पड़ जाएगी और क्या वो समझना चाहते हैं ये भी मैं नहीं समझ पा उनको क्या समझाया जाए और क्या वो समझ पाएंगे। देखिए ऐसा है, एक वो कहावत कही गई है, पढ़े लिखो को क्या डॉट डॉट डॉट, मैं पूरी नहीं कहना चाहता। तो वो एक प्रतिष्ठित पत्रकार है, इतना उनको समझना चाहिए कि इस पर लगाम लगेगी, अपराधियों पर लगाम लगाने की वो बात जो कर रहे हैं निश्चित रूप से इस पर लगाम लगेगी। हम पर अगर कोई आरोप हो और हम आरोप में जेल चले जाएं और इसके बाद जेल से भी हम शासन चला सकते हैं। ये कोई नियम कानून कायदा नहीं होना चाहिए। जो खामियां बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में रह गई, मैं उनकी कोई मुखालफत या उनकी कोई इस तरीके की बात नहीं कर रहा। वो लर्नेड व्यक्ति थे, उन्होंने संविधान रचा, संविधान की संरचना उस समय के अनुरूप की उन्होंने। लेकिन कुछ जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करने के लिए जो बैड एलिमेंट्स है उनको शासन प्रशासन से दूर किया जाए। वो बैठ करके हम लोग, लेकिन चौहान साहब इस तरीके की रविंदर सिंह जी ने जो बताए जनप्रतिनिधि कानून के उल्लंघन के बारे में, और दो चीजें उन्होंने, दो फैक्ट और रखे, उसका तो उल्लंघन हो ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया उसका उल्लंघन तो हो ही रहा है, बिल्कुल वजह फरमाया उन्होंने, और ये फैक्ट है। मोहिंदर प्रकाश के पास जा रहा हूं। मोहिंदर जी प्लीज गो अहेड, बोलिए। जी, मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं जी कि ज्यादा चिल्लाने से क्या आवाज में ज्यादा पैना बना जाता है, ज्यादा लीगल बन जाती है? आपको चिल्लाने से मना नहीं किया है, किसी की आवाज ही तेज होती है तो उसके लिए क्या करेंगे? चिल्लाने के बाद आपको ये चिल्लाना लगता हो, अपनी सामान्य भाषा में बात करना आपको चिल्लाना लगता हो तो आपको लगा करें भाई। आप चिल्लाते हैं, यही काम है आपके पास। देखिए कोई काम नहीं है। आप शालीनता से बता दीजिए, मैं कुछ अगर अभद्रता कर रहा हूं तो आप शालीनता से बता दीजिए कि क्या इसमें खामियां हैं। आप ज्यादा जानकार लग रहे हैं मुझको, आप ज्यादा जानकार लग रहे हैं मुझको कि शायद बाबा साहब से भी ज्यादा जानकार हैं आप। देखो बाबा साहब तो आज है नहीं, वो आपकी बात का जवाब देंगे नहीं। शायद आप ही जानकार हैं, उसके बाद शायद आप ही जानकार हैं। मैं बता रहा हूं ना, सुनिए तो सही। जिस भाषा में आप लोग समझते हैं
उतनी तेजी के अनुसार समझाया जा सकता है। बस मैं अपनी भाषा में यही कह सकता हूं। अब आप थोड़ा चुप रहेंगे। अब आप ही ने देखिए कहा आप आप- तेज बोलते हैं, तब मैं उस पर बोल रहा हूं, उस पर जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं आप चुप हो जाइए। अब थोड़ा सुनना भी सीखिए। बोलिए नहीं, बोलिए मैं सुन रहा रविंद्र था, प्रकाश जी सुन बोलिए रहा था। बोलिए बोलिए। देखिए जनाब, इस कानून को लाए हैं, इसमें अकाउंटेबिलिटी कहां आएगी? अगर अपराध नहीं सिद्ध हुआ तो उस आदमी को जो नुकसान हुआ है वो मंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, तो उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? सरकार करेगी कि आप करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर डलेगी? अकाउंटेबिलिटी कौन देगा? बता दीजिए आप जरा ना। अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? कौन तय जो करेगा? कानून बना रहा है, जो उसका पालन करेगा, अब कानून बनाया जो भी ना गलत हो, तरीके से हटाएगा। उसमें भी आपको दिक्कत है। कानून भी नहीं बनना चाहिए, अपराध भी रुकने चाहिए, अपराधी को सजा भी मिलनी चाहिए। अपराधों का अंबार जो खड़ा करके गए 2014 से, उन पर भी काबू पाना है। तो कैसे काबू पाया जाएगा श्रीमान जी? ये भी तो बताइए, सोल्यूशन क्या है इसका? पहले आप अपनी जबान पे काबू रखिए और थोड़ा आप सुनिए। अपनी जबान पे काबू रखिए, दूसरे की जबान मत खुलवाइए। अब आप अपने टाइम पे बोलिएगा। हाँ सुनिए, देखिए अपराधी 2013-14 से आज तक 2G, कोयला, दुनिया जहां सब तुम्हारा हल्ला मचाना खत्म हो गया। किसी कोर्ट ने कुछ नहीं माना। आप क्या बात करते? आप सिर्फ इल्जाम लगाना जानते, बदनाम करना जानते, इसके अलावा आपके पास कोई तथ्य होता नहीं। आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, राम रहीम को कितने पैरोल दोगे? कब पकड़ के उसे अंदर करोगे? अरे तुम तो बड़े छलिया हो, वोट लेने के लिए राम रहीम को बाहर कर देते हो। शर्म नहीं आती? एक अपराधी है, जेल में है, जब इलेक्शन आता है उसे बाहर कर देते हो। अरे तुम्हारे यूपी में साधु संतों ने मार डाला लोगों को, आग लग गई, भगदड़ मच गई, किसी पे कोई इल्जाम नहीं, सब कोर्ट से भरी, पुलिस से भरी। अरे तुम आदमी हो क्या हो? जनता को क्या समझ रखा है तुमने? राहुल गांधी पे क्या इल्जाम लगाया था? गुजरात हाई कोर्ट से भी फैसला ले आए थे, उसका बंगला खाली करा लिया। और फिर बाद में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया और आज बंगला और गाड़ी और लोकसभा का जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री के सक्षम संसद के अंदर बैठे हैं वो। चलिए ठीक है महेंद्र अरे प्रकाश आप जी, करिए। ठीक है ठीक है। हम नेताओं आप की करिए। नेताओं की बात कर रहे हैं। रविंद्र जी के पास जा रहा हूं, रविंद्र सिंह साहब के पास जा रहा हूं। सिंह साहब सुनिए सिंह साहब, आपने 5 वजहें जो गिनाई मुझे, मूलभूत वजहें कि क्यों सरकार ये 3 संशोधन लेकर आई है पार्लियामेंट में, जीपीसी में भेजने के पीछे मंशा क्या है और क्या है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। जरा दर्शकों को ये समझाइए कि किस तरह से विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बिल टेबल किया जा रहा है। जरा डिटेल में बताइए। 5 वजह आपने बताई, उसमें सबसे अहम मुझे बताइए, विपक्ष को परेशान करने के लिए क्या मंशा है बीजेपी की? रविंद्र, परेशान तो कर ही रहे, विपक्ष को परेशान नहीं, विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने के लिए। कैसे, समझाइए थोड़ा जी। मुख्यमंत्री पे आरोप लगा देंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी पे लगाया था और झारखंड के मुख्यमंत्री जी पे लगाया था। उनको अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर हाउस ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे महाराष्ट्र में सरकार बना लिया था, या बहुत सारी जगह गोवा में बना लिया था, ऐसे सरकार बना लेगी भारतीय जनता पार्टी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस प्रकार के गंभीरतम आरोप जब नरेंद्र मोदी जी थे, तो मैसेकर का आरोप लगा था नरेंद्र मोदी जी पर, तब नैतिकता कहाँ थी? योगी आदित्यनाथ जी, जिनके ऊपर सर्वाधिक दंगा कराने का मुकदमा था, मुख्यमंत्री बना दिया गया, तब नैतिकता कहाँ थी? सर्वाधिक भ्रष्टाचारी, चाहे पेमा कांड हो, अजीत पवार हो, हसन मुशर्रफ हो, छगन भुजबल हो, इस तरीके से जितने भी लोग हैं इनके साथ में, नारायण राणे वगैरह, हेमंत बिश्व शर्मा, तब नैतिकता कहाँ थी? तब कानून बना के लाके इन लोगों को तो अपने साथ लेना ही नहीं चाहिए था। अगर आपको नैतिकता दिखाना था और भारतीय जनमानस को ये बताना था कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं,
तो आप जितने भ्रष्टाचारी हैं भारत के, सब आपकी पार्टी में हैं। जितने बड़े अपराधी हैं सब आपकी पार्टी में हैं। आपके तीन मुख्यमंत्री जिनका मुझे याद आता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री जो पीएम है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके ऊपर आरोप रहे, तब आपकी नैतिकता कहाँ रही? चलिए ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक, देखिए 2 एग्जाम्पल तो मेरे प्रवक्ता जो कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं डिबेट में मेरी, उन्होंने दो लोगों के नाम लिए, एक झारखंड का नाम लिया उन्होंने और एक अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, लेकिन दक्षिण भारत भी तो है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं या और पार्टियों के जो प्रदेश में सरकारें हैं उन्हीं पर लागू है, ये तो बीजेपी के लिए भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी के मुख्यमंत्री भी, एनडीए के मुख्यमंत्री भी प्रदेश में हैं, देश भर में अलग अलग हिस्सों में, तो ये कानून तो उनके लिए भी नुकसानदायक है। तो ये नैरेटिव जो बता रहे रविंद्र सिंह जी, ये कितना फिट है कि सिर्फ विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को और सरकारों को अस्थिर करने के लिए ये बिल टेबल किया गया है? भाई नुकसान तो बीजेपी की सरकारों का भी हो सकता है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों में और भी सरकारें हो। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है रमेश सिंह जी ने, यही तो होना चाहिए ना। हाँ, कि यदि आरोपित आप लगते हैं और 30 दिन से ज्यादा जेल रहते हैं, तो चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, हटेगा वो, सबके लिए बराबर है। 1963 के बाद क्यों बदलाव नहीं हुआ इस कानून में? 1963 की धारा 45 में संशोधन हुआ है, कोई नया कानून नहीं बना। उसमें संशोधन में हुआ क्यों? जो समाजवादी के प्रवक्ता कह रहे थे जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में सब कुछ प्रावधान है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। उसमें क्या है ये उनको पता होगा ना। ये कानून तय करता है कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता है। ये कानून तय करता है कि चुनाव में धनबल, बाहुबल और भ्रष्टाचार को रोकने का आधार क्या देता है। 1951 हमने तो 90 के दशक में देखा है आंखों से बूथ कैसे लूटे जाते थे, देखा है ना, नंगी आंखों से हमने देखा है कैसे मोहर लगती थी, कैसे अधिकारियों को पेड़ गिरा करके रोक दिया जाता था और बूथ कैप्चरिंग होती थी। कौन धनबल का उपयोग करता था, कौन बाहुबल का उपयोग करता था, नहीं देखा क्या? क्या 1951 जनहित कानून कितने पे लागू हो गया? कितनी एफआईआर उसमें हुई और उसमें हुआ क्या? दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, जनप्रतिनिधि चुनने के बाद के ऊपर का कानून है ये जी। क्या उस पहली सीढ़ी को भी आप क्रॉस कराए जो 1951 का जनप्रतिनिधित्व कानून की बात वो कर रहे हैं, उससे भी आप बच के आ गए और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप बैठ गए और फिर आप मलाई काटने लगे, तब क्या आपका हाल होगा? तब आप क्या करेंगे? वो तो ठीक है साहब, जनप्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से तो हम आ गए, अब तो हम जो करेंगे सो होगा। वो कैसा होगा? ये तो होगा। और दूसरी बात, कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपनी सरकार के रहते हुए अपनी पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है? बता दें रमेश सिंह जी, अरे भाई चौकी पे भी मुकदमा नहीं लिखा जाता सत्ता पक्ष के खिलाफ जिसमें स्टेट में गवर्नमेंट होती है। बिल्कुल सही बात। तो क्या वो दुरुपयोग नहीं होता? क्या वो बिल्कुल वो भी दुरुपयोग होता है। और विपक्ष का सांसद हो, एमएलए हो, तत्काल एफआईआर होकर अरेस्टिंग हो जाती है। चंद्रबाबू नायडू किसने जेल भेजे? ईडी ने भेजे, सीबीआई ने जेल भेजे, स्टेट की एजेंसी ने जेल भेजा चंद्रबाबू नायडू को। तो क्या आपके पास कौन सा राष्ट्र, कौन सा प्रदेश जिसमें जिस राजनीतिक, मैं ये नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी की, भाजपा की भी वही लागू है, जिसमें भाजपा की सरकार में भाजपा के लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो क्या केंद्रीय एजेंसियां सरकार के इशारों पर काम क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं कर रही थी, क्यों कर रही हैं और क्यों नहीं करेंगी भविष्य में? इसका रास्ता क्या है? आप उस पर बात नहीं करना चाहते कि जो लूपहोल आपने छोड़ रखे हैं, जहां इन एजेंसियों के दुरुपयोग की संभावना रहती है, उनको भरने का काम कौन करेगा? उस भरने के काम पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं, वो भाजपा चाहती है, कांग्रेस चाहती है, सपा चाहती है, और हमारी सरकार आएगी तब हम देखेंगे, अभी चलिए आप करिए। विपक्ष का नेता संसद के बाहर खड़े होकर के देखे हमारी सरकार आएगी तो हम ढूंढ के लेकर के आएंगे, जेल भेजेंगे। ये क्या है? आपकी भाषा मर्यादित थी। आप कहते हैं कि यदि इस प्रकरण में कोई भी दोषी पाया जाता है संवैधानिक तरीके से, उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी हमारी सरकार। और कानूनी कार्रवाई की क्या स्थिति है? एसआईआर कार्यक्रम पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी का ही एफिडेविट देके नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में कि साहब मैंने अपनी एजेंसी से 6 महीने तक माइक्रो लेवल पर जाकर के समीक्षा कराई है और उसमें ये रिपोर्ट निकल के आई है, ये हम सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। आप मीडिया के सामने कहेंगे
संसद के सामने कहेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट आप उच्चतम न्यायालय में नहीं रखेंगे, नहीं दिखाएंगे। दूसरी सबसे महत्व, हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि साहब मेरी समझ में नहीं आता कि इसको लाने की क्या आवश्यकता है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, वो मेरे साथी और मेरे वरिष्ठ हैं, कि अभी तक ये नहीं समझ पाए कि इस कानून का और जनप्रतिनिधि कानून में अंतर क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों नहीं होगी। क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को खुली छूट दे दी जाएगी क्या उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होगा। लोकपाल जैसी बातें होती रही, कौन पार्टी लोकपाल लेके आई, कौन पार्टी लोकपाल लेकर नहीं आई, कितने कानून इस देश में बनेंगे। और दूसरी रही दुरुपयोग की बात, तो ऐसा कौन सा कानून है इस देश में जो 100 के 100% उसका सत्यापित है, दुरुपयोग नहीं होता। हर कानून का दुरुपयोग इस देश में होता है। तो क्या कानून के दुरुपयोग के चक्कर में कानून नहीं बनेंगे क्या। आप देखिए दहेज प्रथा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी, कानून का दुरुपयोग हो रहा है, 70% से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। दहेज का कानून बंद हो गया क्या। हम लोग पिस्टल का लाइसेंस लेते हैं, राइफल का लाइसेंस लेते हैं, लोग सुसाइड कर देते हैं, मार देते हैं, लाइसेंस देना बंद हो गया क्या। 2014 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई पे जुड़े होता है, बंद हो गई क्या सीबीआई। आप सारे राजनीतिक दल अपने पक्ष का इंतजार कर रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तब हम इसका दुरुपयोग करेंगे। और मैं फिर वही कह रहा हूं, और पिछले 20 साल से मैं चैनलों पर यही कह रहा हूं कि जो एजेंसियों के दुरुपयोग का ब्लूप्रिंट बनाया है आपने, उसको भरने का काम कीजिए, उसको अपनी बारी के इंतजार का बातें मत कहिए कि मेरी इंतजार आएगा तब मैं उसका वैलिड पॉइंट है। ठीक है, विजय नारायण सिंह जी, विपक्ष ये भी कह रहा है, ओवैसी का आज बयान आया असदुद्दीन ओवैसी का, उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो विधायिका की तरह काम करने लगेगी अगर ये बिल पास हो जाता है। ये जो विधेयक है अगर इस पर मुहर लग जाती है तो ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगी और इसका दुरुपयोग फिर शुरू हो जाएगा। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। जम्मू कश्मीर और दिल्ली जो अभी केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे ट्रीट किए जाना, वहाँ भी ये जो लागू होगा संशोधन, तो इसकी पूरी संभावना है। न होने का कोई संभावना नहीं है। अब हमारे मित्र पत्रकार ने कहा ये काम सारे दल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हर कोई करता है। उदाहरण के तौर पे ताजा चंद्रबाबू नायडू जी बीजेपी के सहयोगी एनडीए सरकार में है। स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का घोटाले का उनके ऊपर आरोप रहा, वो जेल होकर आए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर कितने केस हैं। तो इस कानून के ला जाने से इसको क्या फायदा मिलना है बताइए, यही तो मैं कह रहा था। इसमें क्या समझ में, मतलब क्या समझ में आई इससे, इस कानून के लाने से चंद्रबाबू नायडू या हेमंता बिस्वा शर्मा, योगी जी ने अपने सारे केस खुद वापस ले लिए। तो इस कानून के लाने न लाने का क्या औचित्य है भाई, क्यों लाया गया। जिसकी सरकार है वो पावरफुल तरीके से जिसकी सरकार, अच्छा आप ही बताइए कि कौन पुलिस वाला अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर करेगा, अरेस्ट करेगा, कौन करेगा। और इस देश में पुलिस के पास इतनी हैसियत है, किस डीजीपी के पास हैसियत है और किस मुखिया के पास हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर करेगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर करेगा, केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर कर लेगा और सीधे जाके गिरफ्तार कर लेगा और 59-50 दिन 2 महीना उनको हिरासत में रखेगा। विधायक और सांसदों के खिलाफ तो एफआईआर पुलिस लिखती नहीं, मिनिस्टर और मंत्री तो बहुत ऊंची चीज हो गई, विधायक के खिलाफ एफआईआर आप लिखवाने जाइए थाने में तो हाथ कांप रहे होते हैं पुलिस वालों के। जी, उसके अलावा जेल में बंद एक से खूंखार और कुख्यात अपराधी जिसको पूरा देश जानता है, उसको राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं और वो चुनाव लड़ता है और जीत के चला आता है। आप उसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग राजनीति में न आए, राजनीति से बाहर रहें। कानून तो ऐसे इन चीज़ों के लिए लाना चाहिए भाई। अगर किसी के पास इस संशोधन का जवाब हो तो मुझे बता दे कि हेमंता बिस्वा शर्मा या योगी जी या और कोई चंद्रबाबू नायडू या इवन जगन मोहन रेड्डी अभी मुख्यमंत्री नहीं है, उनके खिलाफ भी केस है, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। हाँ, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर सुनील कौशिक जी, बताइए, बोलिए। बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर हुई थी क्या, जरा बता दें मुझे, बताएं एफआईआर हुई है क्या? नहीं हुई। फिर राजनीतिक मंचों से राजनीतिक अरे एफआईआर कौन करेगा अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ यार? राजनीतिक आरोप अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ किसकी हैसियत है अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ? अरे मैं तो एफआईआर करेगा। हैसियत की बात मत कहिए यहाँ ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। यहाँ संवैधानिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अधिकार है। ब्यूरोक्रेट्स कौन प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर करेगा? क्यों नहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर करेगा? क्या इंदिरा गांधी जेल नहीं गई क्या?
ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि किसकी हैसियत नहीं है? अरे तो क्यों चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आप स्टेट की सरकार ने उनको जेल भेजा, स्टेट की एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भाई उनके नायडू के खिलाफ तो अभी केस खत्म भी नहीं हुआ है। नहीं, मैं क्या करूं, नायडू के खिलाफ नहीं हुआ ना, लेकिन मैं ईडी सीबीआई ने नहीं भेजा। नहीं तो ये तो अच्छी बात कह रहा हूं भाई, ये कांग्रेस की सरकार, आपको जेल जाने से बचना है तो सत्ताधारी दल के साथ चले जाइए। सुन लीजिए ना, जिन राजनीतिक दलों की सरकार विपक्ष में है वो भाजपा के खिलाफ, भाजपा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर कर जेल भेजे, कौन रोक रहा है? बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू एग्जाम्पल है इसका। अरे सुनिए, राजस्थान में सुन लीजिए ना, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी 2 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई क्या? भाई मैंने भी वही बात कही, आप जो कह रहे थे कि जिसकी जो सरकार होती है, मत कहिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जिसकी जो सरकार, कोई सरकार अपने, आप देखिए, ब्यूरोक्रेट संवैधानिक स्थापना करेगा और कोई भी ब्यूरोक्रेट संवैधानिक एजेंसी संविधान के दायरे से जाकर के काम करेगी तो देश के माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट है जहां निश्चित तौर से मुझे लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी संस्था बिल्कुल बेलगाम हो जाएगी। क्या ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बर्खास्त भी हमने देखे हैं, निलंबन भी हमने देखा है। तो ऐसा तो नहीं कि ब्यूरोक्रेट्स ने किसी मुख्यमंत्री ने हाथ रख दिया कि आप इनके खिलाफ एफआईआर करिए, कर देगा एफआईआर। अरे उसको स्टैंड तो कोर्ट में जाके करना पड़ेगा ना। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं वही आपको कह रहा था कि जिसकी सरकार होगी वो अपने हिसाब से कानून का और संवैधानिक संस्थाओं का और एजेंसियों का इस्तेमाल करता है। वो तो सर होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस, देखिए मैं कह रहा हूं कि विपक्षी दलों का एक जो शक है वो शक इस आधार पर है कि ईडी ने जितनी कार्रवाइयां की हैं उसमें से 2%, 1% का भी कन्विक्शन रेट नहीं है। शंका इसलिए होती है, इसीलिए विपक्ष के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। इसमें एक प्रावधान, मुझे लगता है विपक्ष को मैं राय नहीं दे सकता, लेकिन पत्रकार होने के नाते मैं विपक्ष को राय दूंगा। जेपीसी में मामला जाएगा तो जी कि जो भी अधिकारी एफआईआर करेगा, जो भी अधिकारी अरेस्ट करेगा, यदि वो गलत पाया जाता है तो उसी सजा का भागी रहेगा वो। लाइए प्रावधान उसमें। रविंदर सिंह जी, ठीक है सर, पॉइंट है। रविंदर सिंह जी, डॉक्टर सुनील कौशिक जो बात कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं रविंदर सिंह जी? जो सुनील कौशिक जी बात कर रहे हैं यह परिविधान आईपीसी में पहले से मौजूद है। अब उसको बीएनएस कर दिया है। लेकिन परिविधान मौजूद है, तब उस समय 162 अनुच्छेद था, अब क्या है मालूम नहीं है कि अगर आपके ऊपर फर्जी एफआईआर किया गया है तो उस धारा के अंतर्गत जाके आप एफआईआर करा सकते थे। जरा इनको बता रहे हैं ब्यूरोक्रेसी कैसे अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ काम करेगी। बताया जा रहा है कि योगी जी ने अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सारे मुकदमे वापस ले लिए। जो जिद्दी में रहा उसको आजीवन कारावास करा दिया। अब मैं ब्यूरोक्रेट्स का नाम भी बताता हूँ। 3 ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर हरिओम, अमिताभ ठाकुर जी, दलवीर सिंह जी। ये पहले दोनों आईएएस थे, बाद वाले दलवीर सिंह जी आईपीएस। जब योगी जी सांसद हुआ करते थे तब इन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया था योगी जी पे जी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद में अमिताभ ठाकुर को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया, दलवीर सिंह जी को बर्खास्त कर दिया गया, हरिओम जी को पीछे रखा गया है। तो जब मुख्यमंत्री बनने के बाद आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आप बदला लेंगे, तो जब आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आपके खिलाफ कौन करेगा और कौन हटाएगा? केवल केंद्र सरकार हटा सकती है अगर आपके विपरीत होगी, या कि वो केंद्र सरकार जो अपने ही मुख्यमंत्री के विपरीत हो जाएगा वो हटाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी यही तो काम कर ही रही है। ये बात तो राहुल गांधी भी कह रहे थे इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई जैसे हमारी सरकार आएगी आप रिटायर हो जाएंगे, आप नौकरी से चले जाएंगे तो हम भी खींच के आपको ले आएंगे सजा देने के लिए। ये नैरेटिव तो राहुल गांधी का है, ये नैरेटिव तो विपक्ष का है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन की बात करनी चाहिए। अमित जी अमित जी बिल्कुल रविंद्र जी सही बात कह रहे हैं। और जो रविंद्र सिंह जी ने एग्जाम्पल दिया आईपीएस अमिताभ ठाकुर का, किसने पीटा? मुलायम सिंह ने तो खुली फोन पे धमकी उनको दी अमिताभ ठाकुर को। इनके पार्टी जसराना के विधायक ने रामवीर सिंह यादव ने पीटा उसको। ये नहीं देखा? इसका एग्जाम्पल आप नहीं देंगे?
अरे और दूसरी बात मैं इसको भी कहता हूँ, मैं तो अमित जी इसको भी कहता हूँ कि जो राज्य सरकारों को अधिकार है मुकदमे वापस लेने का, मैं कह रहा हूँ एक ऐसा प्रावधान हो जाए कि जिसकी भी सरकार आए वो मुकदमे वापस ले ही नहीं पाए। खत्म करो इस कानून को। अब जरा कोर्ट की बात सुन लीजिए। योगी जी ने हनुमान जी को दलित कह दिया। एक परिवार, मुकदमे दाखिल करने के तमाम तरीके होते हैं। जब पुलिस के द्वारा दाखिल ना हो, कोर्ट के द्वारा दाखिल ना हो, तो आप परिवार दाखिल कर सकते हैं। प्राइवेट मुकदमा जिसको बोला जाता है जी। एक प्राइवेट मुकदमा दाखिल कर दिया गया कि भाई आपने हमारी भावनाएं भड़की हैं, आपने हनुमान जी को दलित कहा है। मुरादाबाद में परिवाद के रूप में वो परिवादी को तहस नहस कर दिया गया। क्या बात करते हैं। और जिस दिन आप फंसेंगे, जैसे पत्रकार तमाम उठा के बंद कर दिए गए, उस दिन पता चलेगा। जिस दिन आप तबाह होंगे उस दिन आपको पता चलेगा। पत्रकारों की चिंता बैठे हैं। रविंद्र की वजह से इशारा कर दिया भाई, देखिए आपका भी नंबर आएगा। कोई सरकार हमें अपेक्षा नहीं है, हमें जाकर के हमारी आंखें उतारेगी। अधिकारियों को भी ऐसे ही कहते हैं। बोल रहे हैं और ना देश के पक्ष बोल रहे हैं। आप अपनी विचारधारा को रख रहे हैं। चलिए जवाब लेते हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान, आपके मुख्यमंत्री ने हनुमान जी को दलित कह दिया, परिवादी को तबाह बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। मतलब ये तो गुंडागर्दी है कि हमारी सरकार है तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। राघवेंद्र सिंह चौहान, ये इन लोगों की ये भाषा है, ऐसा ही बोलते हैं। और इन्होंने देखिए, इन्होंने तो बर्बाद तो इन्होंने किया था। उत्तर प्रदेश में अगर बर्बादी की कगार पर कोई पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश को है तो एकमात्र अखिलेश यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बादी की कगार पर पहुंचाया था। सुन लीजिए रविंद्र सिंह जी, आपका पूर्व मुख्यमंत्री खुलेआम कहता है अधिकारियों से कि देख लूंगा, इनका नाम नोट करो। ये क्या है? इसी की रोक के लिए कानून आया है, इसी पर रोक लगाएंगे हम। इस पर रोक लगानी जरूरी है। आप इस तरीके से जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। हमने तो उनको ऊपर पहुंचाया जो कि आपके गले में हाथ डालकर गलबैया कर आपके साथ गुंडागर्दी का आजम खान की बात कर रहे हैं क्या? करते थे, उनको मिट्टी में मिलाया। कौन साहब आजम खान साहब की बात कर रहे हैं क्या? आपकी स्थितियां, इसीलिए आपकी स्थितियां इस तरीके की होती जा रही हैं। आप विरोध में ऐसे नहीं उतरते। आपके विरोध करने का तरीका केवल इसलिए है कि आपके मन की होती रहे, गुंडागर्दी होती रहे। उत्तर प्रदेश दंश की विभीषिका में, बाढ़ में झोंकने का काम करें आप वो काम जो करना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार। रविंद्र भाई हंस क्यों रहे आप? रविंद्र भाई आप हंस क्यों रहे? में इस तरीके का नहीं होगा। इसलिए हंस रहा हूं, इन्होंने अपनी सरकार को हत्यारी बता दिया। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ऊपर पहुंचाया, अतः इनकी सरकार हत्यारी है। जब ये बोलने लगेंगे तो कुछ भी बोलेंगे। और फिर इन्होंने कहा कि बर्बाद कर दिया। अगर 10-90 बनाना बर्बाद था तो कर दिया। अतीक अहमद के तुम गलबैया डालते थे, जिस मुख्तार अंसारी को गोद में बैठालते थे, उसकी हत्या गिनते हो, उसकी हत्या गिनते हो। तुमसे बड़ा हत्यारा कौन होगा जो उत्तर प्रदेश की जनता की छाती पर हत्याएं कराता रहा हो? मुख्तार अंसारी से और अतीक अहमद से मिलके क्या बात करते हो? तुमको ये कहने से पहले तुम्हारे मुंह में आग क्यों नहीं चल गई भाई? कितनी गंदी बात करते हो। जो उत्तर प्रदेश को लूटने वाले लोग थे, जो उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाले लोग थे, जिन्होंने नृशंस दिन दहाड़े हत्या की, उनकी हत्या गिनते हो। ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों को मारने का काम मैं गर्व के साथ कहता हूँ हमारी सरकार की जाबाज पुलिस ने किया। कह दिया कि आप हत्यारे हैं। आपने कहा ना आप हत्यारे हैं कि वो तो तुम्हारी भाषा से समझ में आ रहा है, वो तो तुम्हारी मना स्थिति से समझ में आ रहा है कि तुम सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग इस तरीके की बात करना जानते हो। सत्ता तुम्हारी
तुम्हारी धुरी है, सत्ता तुमको मिल नहीं रही है, पेट में दर्द इसीलिए है। और बहुत जल्दी ही तुम्हारे लोग, जो तुम्हारे ये गंदी विचारधारा है, गंदी विचारधारा के लोग कानून के दायरे में आ जाएंगे। इसीलिए तुमको डर लगता है पुलिस को दिन दहाड़े और पुलिस के बीच में ही तुम लोग इस तरीके की पुलिस को धमकी देते हो कि फलाने अधिकारी को देख लिया जाएगा, ठिकाने अधिकारियों को देख लिया जाएगा। ये क्या कम है तुमसे? तुम्हारा जैसा हत्यारी सरकार वाला पूर्व मुख्यमंत्री तुम्हारा अखिलेश यादव इससे ज्यादा और दुर्दांतिता की क्या बात करेगा? तू कितना बदतमीज है। भाषा रविंदर सिंह जी, भाषा रविंदर सिंह जी, भाषा देखिए, बहस करिए, डिबेट करिए, इस तरह से नहीं। ये भाषा नहीं रविंदर सिंह जी, ये भाषा नहीं रविंदर सिंह जी। धैर्य। अगर आपके अंदर दम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोहिंद्र प्रकाश, ठीक है। चौहान साहब, ठीक है, इनफ। चौहान साहब इनफ, धैर्य। मोहिंद्र प्रकाश जी, ठीक है। इसको उसको मत करो, नहीं फिर भाषा बता देंगे तुमको। ठीक है रविंद्र सिंह जी, राघवेंद्र चौहान, ठीक है। रविंदर सिंह जी, बस मुझे कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाना है, ठीक है। मत बताइए कि कौन कितना बदतमीज है, जनता जानती है, कोई बात नहीं। धैर्य। मोहिंद्र प्रकाश जी, बड़ा मसला ये है कि अभी जेपीसी में ये कानून गया है, वहां पर अभी इस पर संशोधन होने हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि डॉक्टर सुनील कौशिक भी बता रहे कि अभी भाई ये अमली जामा नहीं पहना है इस कानून ने, इस पर डिस्कशन होगा, इस पर बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जाएंगी, घटाई जाएंगी। अब ये सिर्फ टेबल किया गया, जेपीसी को भेजा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका कोई सुझाव है, आपको लगता है कि कोई चीज़ें इसमें हटानी है, जोड़नी है, तो कांग्रेस भी स्वतंत्र है, पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी है, इस पर चर्चा होनी है। चर्चा तो आप लोग कर नहीं रहे। अरे भाई, चर्चा होगी किसी विधेयक पर, तब उसमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या हटाना है, उस पर भी कुछ निष्कर्ष निकलेगा। चर्चा हो नहीं रही है। शुभांशु का स्वागत हो रहा है, वहां भी याद आ रहे हैं, शुभांशु किसी पार्टी के नहीं है। आज टेबल हुआ बिल, अमित शाह बोल रहे हैं, हल्ला मच रहा है। लोकसभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा, अंततः पूरा कार्यक्रम, आज का पूरे दिन का जो वर्किंग आवर्स था वो डेड हुआ। चर्चा भी तो करिए, चर्चा ही नहीं करते हैं आप लोग किसी विषय पर। मैं बोलूं सर? हाँ सर, महेंद्र जी प्लीज गो अहेड। आज प्राइम न्यूज पे आप ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। बताएं सर। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि यूपी की सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री योगी नाथ जी हैं, उन्होंने अतीक अहमद उनके भाई की हत्या करवाई। आज स्वीकारोक्ति आ रही है। इसको प्राइम न्यूज चलाइए सर, आज ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। अच्छा, जब आपने कहा संशोधन करने के लिए सुझाव देना है, तो सुझाव देंगे सर, लेकिन सुझाव देने का फायदा क्या? अभी मुस्लिम विधेयक जेपीसी में गया था, उसका क्या हश्र हुआ? एक भी सुझाव नहीं माना। जगदम्बा प्रसाद जी जो चेयरमैन थे, जी, उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया? ठीक है, महेंद्र प्रकाश जी, माफी चाहता हूँ, वक्त ज्यादा नहीं है। मेरे पैनल प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि आफ्टर रैप शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम प्रवक्ताओं का। राघवेंद्र चौहान आपका भी बहुत शुक्रिया, रविंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय नारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सुनील कौशिक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। लेकिन बड़ा मसला ये है, ये कानून सख्त बने या लचीला, नुकसान पब्लिक का नहीं होना चाहिए। टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है, नेता मलाई खा रहा है। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।